be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब आपने कहावत जरूर सुनी होगी, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन। अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आप अकेले जाइए, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। और अगर आपको लेकिन दूरी तय करनी है तो आपको एक साथ चलना होगा। और यही कहावत अब साफ साफ हमें देखने को मिल रही है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जो हाई लेवल डिबेट्स चल रही हैं आज के टाइम पे। आज के विश्व में कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन है, कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। और ये 62वीं यानी 62nd सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जो कि जर्मनी के एक शहर म्यूनिक में हो रही है, जहां पे हाई लेवल डिबेट्स होती हैं। 50 से ज्यादा कंट्रीज के लीडर्स वहां आते हैं, इवन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, थिंकर्स, सब उन डिबेट का हिस्सा बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और स्पेशली इनिशियली इसका फोकस होता था ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप पे, यानी जो मोस्टली जो यूएस और यूरोप की अलायंस है, या फिर किस तरीके से आज के टाइम पे जब भी ये कॉन्फ्रेंस हुई है तो यूएस और यूरोप के रिश्ते कहां जा रहे हैं, कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें ओवरकम करने चाहिए, उनके ऊपर बात की जाती है। बट सबसे खास बात और सबसे वायरल वीडियो जो निकल रहा है वो है यूरोपियन यूनियन की चीफ काजा कलास का, स्पेशली जो उनका रिस्पॉन्स था यूनाइटेड स्टेट्स के एक एम्बेसडर है माइक वॉल्स के क्वेश्चन के ऊपर। अब बात यह समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में कहा क्या है। इन्होंने साफ साफ ये चीज कह दी कि अगर अमेरिका को यह लगता है कि वो सुपर पावर सिर्फ अकेले दम पे है तो यह गलत फहमी है। अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत है यूरोप की, अगर उन्हें सुपर पावर का स्टेटस बरकरार रखना है। और जो धीरे धीरे आप देखेंगे ना अलग अलग लीडर्स के कमेंट, चाहे से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हो, या फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो, या कीर स्टारमर हो, वो एक तरफ तो अंदेशा दे रहे हैं कि अब सब कुछ यूएस और यूरोप की अलायंस जो है उसके बीच में ठीक नहीं है। बट ये सारे स्टेटमेंट निकल के ये एक चीज दर्शाते हैं कि नाउ यूरोप इज गैंगिंग टुगेदर अगेंस्ट ट्रम्प्स वर्ल्ड। जो ट्रम्प बार बार ये कहते रहते हैं ना कि ये मेरा वर्ल्ड है, मैंने ये वॉर्स रुकवाई हैं, मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की है, मैंने जितनी भी वॉर हैं उनको पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश की है या पीसफुली सॉल्व किया है। अब उसको कहीं ना कहीं यूरोप चैलेंज कर रहा है। वन बाय वन एक एक चीज को जानेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले जो 14 फरवरी को हुआ था, आप सभी को याद होगा, जिसे हम याद करते हैं ब्लैक डे के तौर पे, जब 2019 के अंदर एक पुलवामा टेरर अटैक होता है, जहां पे जो सीआरपीएफ कॉन्वॉय था उसके ऊपर एक सुसाइड बॉम्बर आके एक्सप्लोजन करता है, जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ पर्सनल वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो आज का ये दिन, और आज का ही दिन नहीं, हर एक दिन उनको डेडिकेटेड है, हर एक सोल्जर को जिसने वीर गति प्राप्त करी। और आज मैं शायद वीडियो बना पा रहा हूं, आप शायद वीडियो देख पा रहे हैं, और पीसफुली ये कंट्री एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। अब होता क्या है, होता यह है कि ये जो आप माइक वॉल्स देख रहे हैं, ये बात कर रहे होते हैं अमेरिकन लीडरशिप की, कि यूएन जो काम नहीं कर पा रहा है, यूएन को जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। और अमेरिका जानता है कि कैसे लीड करना होता है। अमेरिका ने काफी सारी वॉर रुकाई है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, इवन इन्होंने मेंशन कर दिया इंडिया पाकिस्तान का भी, और इवन मेंशन कर दिया कश्मीर का भी। एंड दैट इज द मेजर इशू। जब कश्मीर के टॉपिक पे बात आती है तो पाकिस्तान एक तरीके से बोलता है ये तो यूनाइटेड नेशन का मुद्दा है, बायलेटरल, यूनाइटेड नेशन जो कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं एक बायलेटरल मुद्दा है, हम दोनों के बीच में इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, इसलिए बार बार यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंटरनेशनलाइज करता है। और जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई तो मैप शोन किया गया यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जहां पे ये मेंशन किया गया कि अक्साई चीन जो है और जो इलीगली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है। एंड देन पाकिस्तान खुद कबूलता है कि हमने यूएस के साथ में ये कंसर्न साझा किए, उनके साथ डिस्कशन किया, एंड देन उसके बाद में वो मैप रिमूव हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको खुशी होने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे माइक वॉल्स इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका लीड करता है, व्हाट नॉट एंड ऑल। और कुछ अगर मैं बात कहूं तो अगर आप यूएस और यूरोप के अलायंस को देखेंगे तो आपको इम्बैलेंस तो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों इक्वली पार्टनर है। जिस तरीके से यूएस डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करता है, इसलिए नेटो में कहा जा रहा है कि आप जो 2% डिफेंस स्पेंडिंग करते हो उसको 5% तक बढ़ाओ। हम नहीं चाहते, मतलब यूरो अब यूएस ये साफ साफ ये कह रहा है कि वी आर नॉट गोना टेक केयर ऑफ यू, मीन्स यूरोप की में हम कोई इतनी ज्यादा टेक केयर नहीं करेंगे, अब उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा इस तरीके से। और हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे पास्ट में तो यूरोपियन नेशन के पास में ये रहता था कि यूएस हमें एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, जहां पे यूएस हमारे साथ में हमेशा खड़ा होगा अगर कोई कंफ्लिक्ट या कोई वॉर की सिचुएशन आती है। तो स्पेशली जिस तरीके से अभी रशिया का डेंजर हमेशा लगा रहता है यूरोपियन नेशन को, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन उसके कंटेक्स्ट में जो ईयू की चीफ काजा कलास का जो रिस्पॉन्स आता है, दैट शोज कि अब यूरोप को पता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं और कैसे हम ट्रंप के वर्ल्ड को चैलेंज कर सकते हैं। बट उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस ऑफर, जिसमें 17,999 के अंदर आपको फ्लैट 55% हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज पे मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको अवेल कर सकते हैं, मेरा कोड भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैव अ लुक एट दिस वीडियो वंस एंड देन वी विल टॉक, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक चीज बोली है कि कैसे अमेरिका को अगर सुपर पावर रहना है तो यूरोप की जरूरत है। बट मैं फिर आपको एग्जांपल्स दूंगा, प्रूफ दूंगा पास्ट में कि कैसे यूरोप ने हमेशा यूएस का साथ दिया और इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यूएस टू स्टे एज अ सुपर पावर फॉर दिस मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो शायद अब यूएस रियलाइज नहीं कर रहा है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। What is actually the difference? When, for example, Russia goes to war, they go alone because they don't have allies. When America goes to wars, then a lot of us go with you, and we lose our people on the way. So that means that you also need us in your, to be this superpower. Because अब आपने ये वीडियो जरूर देख लिया होगा। अब चलते हैं कि जब यूरोप के कॉन्फिडेंस पे सवाल खड़ा हुआ तो कहां से खड़ा हुआ। जब यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आती है, वो उसमें यूरोप को सबसे बड़ा थ्रेट बताते हैं और यूरोप की प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम इकोनॉमी नहीं है, कि वो लो मिलिट्री स्पेंडिंग करते हैं, बहुत कम ही डिफेंस परचेजेस करते हैं या डिफेंस पर स्पेंड करते हुए नजर आते हैं, या स्लो ग्रोथ की बात होती है, जिसमें पहले जहां जीडीपी में ऑल टुगेदर वो 25% कंट्रीब्यूशन किया करते थे, वो अब 14% हो चुका है। उनका बोलना यह था कि यूरोप की जो ऐतिहासिक आप एक आइडेंटिटी देखेंगे ना, वो खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से वो कानून लेके आ रहे हैं, जो माइग्रेशन पॉलिसीज है, जिससे वहां की पॉपुलेशन चेंज होती जा रही है और वो सेल्फ आइडेंटिटी खो रहे हैं, और खासकर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अब वैसा नहीं रहा जो पहले था। स्पेशली जब आप रशिया की बात करते हैं, क्योंकि वो रशिया से डरे हुए हैं। इवन दो अगर यूरोप एक साथ आ जाए तो वो रशिया से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो रशिया को एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं कि अगर रशिया है तो यूरोप जो है वो पूरे की तरह से खतरे में है, उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। इसके बारे में बात की गई थी। तो यूएस ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को कॉन्फिडेंस रिगेन करना पड़ेगा, और नाउ इवन उस टाइम पे भी ईयू की चीफ काजा कलास ने ये बात कही थी कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं। बट अब जब रियल में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, तो अब ट्रंप का क्या रिएक्शन आता है या ट्रंप इस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन समझते हैं कि क्या सिर्फ अमेरिका अकेला, मतलब अपने दम पे ही सुपर पावर है। देखिए, हर एक बड़ी पावर को हर एक रीजन के अंदर अपने अलाइज चाहिए होते हैं, जिससे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर सके, अपना इन्फ्लुएंस वहां पे दिखा सके, चाहे से वो इन टर्म्स ऑफ पावर हो, अथॉरिटी हो एंड व्हाट नॉट। बट आप यूरोप को भी दरकिनार नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं वो कहां पे हैं? वो यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन रीजन्स में ही है, जिससे कि यूएस और यूरोप कलेक्टिवली एक साथ आ जाएं अगर कोई कंफ्लिक्ट हो। फिर यूरोप मदद करता है यूएस की, अगर कोई इंटेलिजेंस शेयर करना हो, कोई एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चलाना हो एंड व्हाट नॉट। और यहां तक भी नहीं, ये फाइनेंशियल एड भी देते हुए जाते हैं। बट आप मुझे बताइए, यूएस ने मान लीजिए सैंक्शन लगा दिया, लेकिन अगर यूरोप सैंक्शन नहीं लगाता तो क्या उन सैंक्शंस की पावर उतनी बड़ी होगी? ये दोनों एक साथ जब आते हैं, जिसे हम ट्रांस अटलांटिक अलायंस कहते हैं, तब जाके आपको यह देखने को मिलता है कि हाँ, ये एक पावरफुल अलायंस है। बट जिस तरीके से वेनेजुला पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के बारे में बात की जाती है, फिर उसके बाद में ग्रीनलैंड के ऊपर धमकी दे दी कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा के रहेंगे, जहां पे देखने को यह मिल रहा था कि नेटो शायद फ्रैक्चर कर सकता है, और यूएस और यूरोपियन अलायंस उस टाइम पे भी अगेंस्ट थे एक दूसरे के। देन जब ग्रीनलैंड की बात और आगे बढ़ती है, तब उनके बाद में टैरिफ की धमकी लगा दी जाती है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि हाँ, मेरा पूरा का पूरा ध्यान यूएस के ऊपर है, और यूएस का जो बैकयार्ड है मॉनरे, और जिसको आज डॉनरे डॉक्ट्रिन हम कहते हैं, बस उसी पे है। उसके अलावा मेरा ध्यान यूरोप पे नहीं है। तो अब यूरोप को भी ये चीज समझ में आ गई कि हमें भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहां तक बात है। जब अफगानिस्तान में इन्होंने इन्वेड किया था, 9/11 का जब अटैक हुआ, जहां पे यूएस और नेटो फोर्सेस एक साथ जाती हैं, तो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, या 35 से ज्यादा नेशंस ने अपने ट्रूप्स भेजे थे। और पहली बार आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ था, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आप किसी भी एक मेंबर पे अटैक होगा तो यह समझा जाएगा सब पे अटैक हुआ है। और यूरोपियन सोल्जर्स उस टाइम मारे भी गए थे। और जिस तरीके से भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट भी दिया था कि यूके के सोल्जर्स और एक दो कंट्रीज के और जो सोल्जर्स हैं वो तो फ्रंट लाइन पे थे ही नहीं, उनकी तो जान गई नहीं, एंड देन उसके बाद में उनको रिवर्स करना पड़ता है वो स्टेटमेंट। तो जब आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो आप मोराल तोड़ते हो, आप अपनी रिलेशनशिप पे सवाल उठाते हो। और सिर्फ आप अफगानिस्तान ही क्यों, इराक में जब इन्वेजन हुआ था, हालांकि उस टाइम फ्रांस और जर्मनी इसको अपोज कर रहे थे कि आपको इन्वेजन नहीं करना चाहिए, बट यूके ने अपने 46,000 ट्रूप्स भेजे। पोलैंड और इटली कोएलिशन पार्टनर बना आपका,
तो आप इन सारी चीजों को नहीं कर सकते। जैसे बल्कान्स के अंदर हो, लीबिया के अंदर हो, हर जगह यूरोप ने अपनी मदद की और कौन भूल सकता है यूक्रेन को। अगर आप यूक्रेन की बात करते हैं तो यूएसए फाइनेंशियली 20% पैसा देता है, बट 80% वो हैवी मिलिट्री एड देता है। बट वहीं पे आप यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन नेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी फाइनेंशियली और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे सहायता देते हैं, दैट इज अराउंड 70%, और हार्डवेयर टैंक्स अराउंड 30%। तो ये चीज शो करती है कि अगर आज यूएसए सुपर पावर टिका हुआ और इतने लंबे टाइम तक टिका हुआ है, उसमें यूरोप का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ये ईयू के चीफ काजा कलास ने नहीं कहा है, बट एटलीस्ट जो स्टेटमेंट दिया है और जो व्यूअर्स हैं उनको समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब क्रीमिया का एनेक्सेशन भी हुआ था तो जर्मनी ने पैसे बढ़ा दिए, उन्होंने अपना डिफेंस बंड बढ़ा दिया, काफी और यूरोपियन नेशन ने अपना डिफेंस बढ़ा दिया, और अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम 2035 तक 5% तक डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। बट आप समझिए, जब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें यह कहा जाता है कि जो आज के टाइम पे ग्लोबल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड है, पूरी तरीके से हिल चुका है। और उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो हमें रशिया का एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है, चाइना धीरे धीरे से राइज कर रहा है, और यूएस ये डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहा कि उसके अलाइज कौन है, उसके राइवल्स कौन है, और दोनों को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, ये कि आपके हिसाब से अगर चीजें चल रही हैं तो ठीक है, नहीं चल रही हैं तो कोई बात नहीं। बट वहीं पे जब यह सवाल उठता है कि वर्ल्ड बिल्कुल एज पे है, वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता जा रहा है, तो यही माइक वॉल्स जो यूएस के एम्बेसडर है टू द यूएन, ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये पहले था, अब इसका अपोजिट हो रहा है। अब हमने जो स्टेप्स लिए हैं, स्टेप्स इन व्हाट, कि जो गाजा है उसमें फाइटिंग स्टॉप कर दी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अभी जो प्लान चल रहा है इजराइल गाजा वॉर को लेके, जहां पे बताया जा रहा है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये सीजफायर जो है अच्छे से चलेगा, जो फेजेस हमने डिसाइड किए हैं, और हमें शायद शांति देखने को मिलेगी। लेकिन यूक्रेन की बात करूं तो अभी भी रशिया अटैक पे अटैक कर रहा है। अब यूक्रेन ने भी अपनी डिमांड रखी है, रशिया ने भी अपनी डिमांड रखी है, तो ये तो देखने को नहीं मिलता कि ये अभी खत्म होने वाला है। वेनेजुएला में जिस तरीके से आपने मिलिट्री इंटरवेंशन किया, वहां तो सवाल ये खड़े हो गए कि क्या आप इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जिसके बारे में आप बात करते हो, क्या आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हो? और फिर आप बोलते हो कंबोडिया थाईलैंड की वॉर रुक गई, फिर दोबारा इनिशिएट हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर आपने रोकी नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हो। आप एज ए लीडर होके, इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर अ सुपर पावर, विल यू लाई? विल यू ब्रेक दिस ऑल इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर? राइट? इसके बारे में ये कोई बात नहीं करते हुए नजर आते हैं। तो काफी बार जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपने तो और ज्यादा केओस लेके आए हो, आप तो और ज्यादा डिसरप्ट कर रहे हो वर्ल्ड ऑर्डर को, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ ईयू की चीफ नहीं, अब आप देखिए अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। जर्मन चांसलर ये कहते हैं कि अब हमें अपनी न्यू रियलिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा। वहीं पे मैक्रोन ये कहते हैं कि यूरोप को यह समझना पड़ेगा कि हम भी एक जियोपॉलिटिकल पावर हैं। वी नीड टू लर्न दिस। अब जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये बात कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में, अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब के सब दिखा रहे हैं। और स्पेशली जो ग्रीनलैंड वाला इंसिडेंट हुआ है ना, वो सबसे बड़ा ट्रिगर है, जहां पे ये बात आ गई थी कि नेटो में होके हमें फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। और जब रूबियो जो है वो भी अटेंड करने वाले हैं, वो भी अपनी डेलीगेशन टीम के साथ जा रहे हैं, उन्होंने उससे पहले ये कहा कि ओल्ड ऑर्डर इज गॉन। अब ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर किस बेसिस पे? क्या रूल बेस्ड ऑर्डर आपने चेंज कर दिए? आपने चैलेंज किया, कहीं पे भी इंटरवीन कर सकते हैं आप, प्रेशराइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेड ऑर्डर हो या फिर आपका मिलिट्री वाइज ऑर्डर हो या रूल बेस्ड ऑर्डर हो, सबको तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप उस बेसिस पे अगर आप कह रहे हैं तो हाँ बिल्कुल। और अब चीजें चेंज भी हो रही हैं। और यही चीज जर्मन चांसलर ये कहते हैं कि यूएस को अगर ये लगता है कि वो अकेले इतना पावरफुल है कि वो अकेले आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा है नहीं। दे ऑल्सो नीड यूरोपियन अलाइज। और इसके बारे में उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अब इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट करता। बट सबसे स्टेटमेंट की वाली बात थी, इन्होंने ये कहा कि अब अगर यूरोपियन यूनियन में कोई पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जर्मनी की, और जर्मनी वो रोल बखूबी निभाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोज वो डिफेंस स्पेंडिंग पे खर्चा करते हुए नजर आएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल आर्मी खड़ी करेंगे, मजबूती से बनाएंगे यूरोप के अंदर। और यहां तक बातें ये चल रही हैं कि जो फ्रांस के पास में न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, यानी फ्रांस के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, वो तब काम आ सकते हैं, मान लीजिए कोई और इनको थ्रेटन करने की कोशिश करता है, तो फ्रांस वहां पे एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला, न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा इन यूरोपियन नेशन को, कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो वी विल बी रेडी टू गो फॉर अ न्यूक्लियर वॉर। हालांकि एज अ पॉइंट ऑफ डेटरेंस, कि भाई कोई अटैक करने से पहले एक बार सोचे कि हाँ यूरोपियन नेशंस के पास में भी न्यूक्लियर आर्सेनल है। अब एज कंपेयर करेंगे आप रशिया से तो बहुत ज्यादा कम है, मतलब अराउंड 500 या 500 प्लस ही न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन हेड्स यूरोप के पास में है, एज कंपेयर टू रशिया जिसका नंबर 5000 से भी ज्यादा है। बट वहीं पे मैक्रोन ये साफ साफ ये कहते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेंथ, यूरोपियन यूनियन की या यूरोप की जो नेशन है उनकी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, और जो यूरोपियन
बार बार यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वांस क्रिटिसाइज करते रहते हैं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसाइज करता रहता है कि आप इतने रेगुलेशन नहीं लगा सकते, आप सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो मैक्रोन ये कहते हैं कि क्यों ना करें, हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें लगता है कि हमें रेगुलेशन लगानी चाहिए तो हम क्यों ना लगाएं। एंड दैट शोज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब एक तो आप इंडिपेंडेंस भी दिखा रहे हो कि हाँ हम डिफेंस स्पेंडिंग भी करेंगे, कन्वेंशनल आर्मी भी बनाएंगे, हम यूएस के अलावा भी अपने आप को सोचेंगे, एंड एज वेल एज जो हम डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यूएस जो कहेगा वो करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, अगर आप माने या ना माने, क्योंकि अगर जो अभी देखने को मिल रहा है, जो यूएस, और मैंने पहले भी कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो धीरे-धीरे अपने आप को विथड्रॉ कर रहे थे हर रीजन से, और उस सारे रीजन को हर एक टर्म्स में, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन हो, एड देना हो, बाकी रीजन्स के साथ में रिलेशन बनाने हो, तो चाइना उस वैक्यूम को जरूर फिल अप करेगा। हाँ, हो सकता है एक तरफ ये अपने आप को पीछे खींच के अपने बैकयार्ड यूएस को स्ट्रांग बना रहे हैं, देन दे विल कम बैक टू ऑल दीज रीजन्स। बट जब रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं, तो आप कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो देखने लायक होगा। लेकिन यूके जो प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये गैप को ब्रिज करने की कोशिश करी कि ठीक है यूएस विड्रॉल कर रहा है, लेकिन हम यूएस विड्रॉल नहीं करना चाहिए। हाँ, हम यूएस से इंडिपेंडेंट होकर अपनी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, यूरोपियन नेशन एक तरीके से ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। हाँ, वहां हम बात करेंगे, लेकिन एक तरफ हम अपनी ऑटोनॉमी को भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि यूएस भी हमारे साथ जुड़ा रहे। तो ये एक वो बुद्धा जो पाथ होता है, मिडिल पाथ होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को लेकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उससे पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपीए अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट करवा रहा है 15 फरवरी, यानी कल आप 2 स्लॉट में 9:30 2:30 बजे एग्जाम दे सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। सो दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।